प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह में सशस्त्र बल कर्मियों के योगदान और बलिदान का सम्मान करते हुए सभा को संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारत के वीर सैनिकों की, भारत के वीर सैनिकों की। आज पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में, जहां पर हमारे इस मंच पर वीर नारियां हैं, मुख्य मंच पर आसीन हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, और आज विशेष रूप से जो हमारे बीच में पूरे सेना के प्रतिनिधि के नाते हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन जी, समादेशक भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून एवं कर्नल ऑफ द महार रेजिमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और मेरे मित्र आदरणीय अशोक कटारिया जी, इस पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने संयोजन किया है, उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहेला जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, विधायक कपकोट हमारे युवा विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेणु गंगवार जी, और आज के कार्यक्रम के विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई और इस नानकबता क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कमल जिंदल जी, काशीपुर के जिला अध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, चंपावत के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सामंत जी, नैनीताल के जिला अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, मेयर नगर निगम हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, मंडी परिषद के चेयरमैन अनिल डब्बू जी और नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष रामू जोशी रामू भैया, रंजीत सिंह नामधारी जी, ब्लॉक प्रमुख पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा जी, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, भानीचंद जी, जिन्होंने मेरे पूज्य पिताजी के साथ लंबे समय तक सेवा करी, और उनके साथ यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सैनिकगण बड़ी संख्या में पधारे हैं, और बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधिगण भी हमारे आसपास के जनपदों के यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व सैनिक हैं, हमारे विद्यार्थीगण हैं, समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक महानुभाव यहाँ पर आज इस सैनिक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इतनी बड़ी संख्या में, और भीषण गर्मी भी पड़ने लगी है।
आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी मेरे पारिवारिक जनों का आज मैं इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस अवसर पर सेना के वीर योद्धाओं का सानिध्य पाकर सच में मेरा मन बहुत ही भावुक हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में हूं। जो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, जो सेना के अंदर सिखलाई होती है, वो सच में कुछ न कुछ जीवन में हम उसको पाकर आज अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही अपने परिवारों के बीच में हूं। भाइयों बहनों, पिताजी की ये 5वीं पुण्यतिथि को लेकर जब मैंने माताजी से पूछा कि किस प्रकार से हमें उनकी पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम करना चाहिए, किस प्रकार से उनको मनाना चाहिए, क्योंकि माताजी की बहुत इच्छा रहती है कि कोई न कोई कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, क्योंकि पिताजी भले ही उनका छोटा दायरा था यहाँ, लेकिन उनका हमेशा ही रहता था कि कोई भी कार्यक्रम हो तो जरूर जो है सबको बुलाया जाए, किसी न किसी रूप में सबको सम्मिलित किया जाए। तो माताजी ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर ऐसा काम करो कि जिससे जो हमारी वीरांगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, सैनिक हैं, या और कुछ काम कर सकते हो तो जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनकी कुछ मदद हो जाए, उनको आगे बढ़ाने में कोई प्रोत्साहन मिल सके, तो ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान हो जाए, ऐसा मेरी मां की भी इच्छा थी। और मैंने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष मैंने तय किया कि प्रत्येक वर्ष, क्योंकि पूज्य पिताजी जब सेना में थे और सेना के बाद भी हमेशा वो समाज के बारे में सोचते थे, सैनिकों के बारे में सोचते थे, अपने पुराने मित्रों के बारे में इतने प्रसन्न होते थे जब वो मिलते थे। कैप्टन भानीचंद जी हैं, कैप्टन गजेंद्र कफलिया जी हैं यहाँ पर, वो शायद उनको पता नहीं होंगे, तो मैं देखता था उनको कि जब वो मिलते थे उनसे तो ऐसा लगता था कि अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्रेम उनसे करते हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है। तो मुझे भी लगा कि उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी सैनिकों का एक समागम हो, सारे लोग आपस में मिले। और सच में वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, इसीलिए हम सब यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आज वो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। और मैं बताऊं आपको कि महार रेजिमेंट के जब 15 महार का वो रेजिमेंट डे होता है, तो उस दिन हर वर्ष हमारे 15 महार के लोग पिछले 4 सालों से मैंने जब से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, तो उस दिवस को वो मुख्य सेवक सदन में हमारे यहीं पर जो है मुख्यमंत्री निवास में उसको आयोजित करते हैं। सच में मैं उनको जब देख रहा था, भानीचंद जी भी यहाँ से आते हैं, इनके पूरे उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, आसपास के क्षेत्रों में जितने भी उनके साथ काम किए हुए लोग हैं, सेना में जिन्होंने साथ में जो है सेवा दी है, आए और इतने प्रफुल्लित होकर उन्होंने वो रेजिमेंट डे मनाया। और जब वो खा रहे थे, जब वो खाना खा रहे थे और इतने खुश हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पूज्य पिताजी को ही मैं खिला रहा हूं यहां पर। और आज जब हम पुण्यतिथि के अवसर पर इसको सैनिक सम्मान के रूप में मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम कुछ और नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन
सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन और खटीमा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पधारे हैं। मैं उन समस्त भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज इस पुण्य स्मृति को समर्पित इस समारोह को भावपूर्ण तरीके से इसको आयोजित किया है। भाइयों बहनों, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन जिस समर्पण और सेवा भावना के साथ हमारे शहीदों के परिजनों और वीरांगनाओं के लिए काम कर रही है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथ ही सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन ने भी हमारे राज्य में सेवा और संवेदना की जो मिसाल प्रस्तुत की है वो अनुकरणीय है। लगातार अनेक काम इस फाउंडेशन के माध्यम से हो रहे हैं, अनेक शिविर लगाए जा रहे हैं, अनेक जो हमारे ऐसे बच्चे हैं प्रतिभावान हैं, उन अभावों के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने का काम हो या चिकित्सा के शिविर लगाने हो, अनेक काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी प्रत्येक वर्ष पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रकार का सम्मान समारोह अब हमेशा आयोजित किया जाएगा और ये हमारे सैनिकों को, वीरांगनाओं को ये दिवस समर्पित रहेगा। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पूर्व आज का दिन मेरे लिए बहुत कष्टप्रद और दुखद दिन रहा, जब मैंने अपने पूज्य पिताजी को, जो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, उनको खो दिया। और मैं जब भी अपने पूज्य पिताजी को याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं। और साथ में मुझे याद आता है कि किस प्रकार से सेना में काम करते हुए, सेना की वेतन से और सेना के वेतन के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार पेंशन से हम लोगों का जीवन आगे बढ़ा है, किस प्रकार से हमने शिक्षा ग्रहण करी, किस प्रकार से हमने अनेक काम, जैसा अभी जनरल साहब संदीप जैन जी कह रहे थे, आज चूंकि सेना में काफी सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में आज सेना को प्राप्त हो रहे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो या सेना में काम करने वाले लोगों को अच्छी सुविधा हो, अच्छा वेतन हो, हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। आप याद करिए वो समय जब सेना में काम करने वाले हमारे सैनिक जो सियाचिन ग्लेशियर में अनेक ऊंची पर्वतों की चोटियों पर सेवाएं देते थे, लेकिन उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, खाने के लिए भी तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के बनने के बाद, मोदी जी के बनने के बाद सारी सुविधाएं सैनिकों के लिए चालू हो गई भाइयों बहनों, और 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू हो गई। लेकिन पहले का समय जरूर सेना के लोगों का बहुत अभाव में बीतता था, उनका ही नहीं बीतता था, उनके परिवार के लोगों का भी अभाव में बीतता था। और एक सैनिक के जीवन में कितने प्रकार की कठिनाई होती है, कितनी परेशानी होती है, उसको हम लोगों ने नजदीक से देखा है। किस प्रकार से जब कोई बलिदान होता है और 4 दिन 5 दिन और पहले के समय में उनका पार्थिव शरीर आने में जो एक एक हफ्ते का समय लग जाता था, आप सोचिए उस समय उनके परिवार की स्थिति क्या होती थी। और चाहते हुए भी सैनिक कभी जो है अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, लेकिन उसके बाद भी उसकी वीरता में कभी कोई कमी नहीं होती थी, साहस में कोई कमी नहीं होती थी, क्योंकि हमारे जनरल बिपिन रावत साहब कहते थे, हमारे पहले सीडीएस, कि सेना केवल एक वेतन का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा करने का एक जो है सबसे बड़ा मिशन है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक लोग मैं देख रहा हूं यहां पर, अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं, आज उन्होंने कैद धारण कर रखी है और सारे के सारे अपने जीवन का जो सबसे स्वर्णिम कालखंड होता है, समय, वो समय सेना को देकर आए हैं और वो समय उन्होंने हम सब लोगों के लिए दिया है। तो मैं उन सबको नमन करता हूं, बड़ी संख्या में यहां पर आए सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे जब भी मैं
कोई काम करता हूं। कई बार लोग मुझे कहते हैं आजकल कि पहले के समय में होता था कि समय 10 बजे का दिया है तो ऐसा होता था कि 11 बजे लोग पहुंचते थे, और इसके कारण से एक धारणा बन गई थी कि मान्यवर लोगों ने अगर टाइम 10 बजे का दिया है तो 11 बजे पहुंचेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि अगर 10 बजे का समय दिया है तो 5 मिनट पहले मैं उसके आसपास पहुंच जाऊं। और ये अनुशासन, ये संस्कार मुझे कहीं से मिला तो मुझे सेना से मिला। और सच बताऊं तो कई बार समय के कारण अगर मुझे खाना छोड़ना पड़े, कोई अन्य काम छोड़ना पड़े, तो मैं वो काम भी कर देता हूं, लेकिन मैं समय पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। हालांकि मैं आज थोड़ा सा यहां विलंब से पहुंचा, लेकिन विलंब का कारण मैं नहीं था। आज विलंब का कारण था वहां से, देहरादून से यहां की दूरी को हमने माना था कि हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन आज यहां पहुंचने में हमको 1 घंटा और 25 मिनट लग गया, इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब से पहुंचा। लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि जितनी संख्या यहां पहुंचने पर इस पंडाल में थी, उसमें से एक भी कम नहीं हुई। सारे लोग जो है यहां पर बैठे हुए हैं। भाइयों बहनों, आज जो मूल्य, जो सिद्धांत, जिनकी शिक्षा मुझे पूज्य पिताजी से और सेना से मिली, उन्हीं मूल्यों के सहारे मैं आज जनसेवा की राह पर चल पा रहा हूं, कुछ फैसले ले पा रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर पा रहा हूं। और मैं अपने पूज्य पिताजी की बात करूं तो उनके सिद्धांत, उनका संघर्ष में जो जीवन था, वो बताते थे कि जो है जब मैं भर्ती होने के लिए गया, जनरल साहब, भाई साहब आप भी सेना के हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं, तो कह रहे थे कि जो है वो मेरा वजन कम हो जाता था। तो बोले मैं खूब केले खा के गया, तब जाके मेरा वजन जो है वहां पर जो है पर्याप्त हुआ, जितना सेना को उस समय वजन चाहिए होता था। तो ऐसी ऐसी बातें, इतने प्रकार की सेना के बारे में, उनके वीरों के बारे में, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुत सादगी के साथ दिया, परंतु अपने खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 70 वर्ष पूर्व जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, तब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। उस कालखंड में विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान, विद्यालय बनाना, स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था। परंतु ऐसे समय में भी देश के कुछ महान विद्वानों ने, संतों ने और समाज के सेवकों ने न केवल समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा संस्थान स्थापित कर शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य भी किया। इसी क्रम में श्री गुरुराम शिक्षा मिशन द्वारा स्थापित ये विद्यालय पिछले 70 वर्षों से समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
प्रदान करने का बहुत ही अनुपम और शानदार कार्य कर रहा है। मैं इस विद्यालय को स्थापित करने वाले, उसमें अतुलनीय योगदान देने वाले पूज्य महंत श्री इंद्रेश चरणदास जी को भी आज के इस अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क होने पर गड्ढे होने से लोग परेशान हैं। 30 अप्रैल से 4 धाम शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों में गड्ढों के कारण सड़क में धूल उड़ रही है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 20 साल से जो है सड़कों का बुरा हाल है। आप देख रहे हैं टनल से लेके दूसरी टनल तक मिट्टी से जो है गड्ढे भरे जा रहे हैं, जिससे जो है हालत जो है रात दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। तो मेरे अपने ज़िले के मजिस्ट्रेट साहब से विशेष आग्रह है कि वो यहाँ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, यहाँ पे नाली देख लो आप, नाली की इतनी बुरी दशा है कि इतनी बदबू मार रही है। आने वाला समय जो है यात्रा का है, यात्रा के लिए सरकार बड़ी बड़ी हवा फैला रही है, लेकिन जो है जीरो ग्राउंड पे आप देखिए स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही है। जी यहाँ ये रोड जो है ज्ञानसू से और यहाँ बाजार तक इतने खड्डे हैं, इसमें एक बार भी मेरे को तो लगता नहीं कि ये नगर क्षेत्र है। नगर पालिका में तो लगता नहीं मुझे, ये तो ऐसा लगता है जैसे ग्राम पंचायत की भी जगह नहीं है। ग्राम पंचायत में तो 1 नंबर की पेंटिंग हो रखी है, उसमें 2 साल की गारंटी है कि अगर पेंटिंग उखड़ती है तो ठेकेदार की जवाबदारी है, उसके पैसे रोके जाते हैं। पर यहाँ उत्तरकाशी इतना बड़ा ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है और सभी अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, कोई दूर के तो है नहीं। कोई उत्तरकाशी में कौन आंख बंद करके सो रहा है? जाम देखो, खड्डे देखो यहाँ कितने हैं। खड्डे पल्ले ज्ञानसू से लेके और तुम्हारे गंगोरी तक आइए, यहाँ तक नहीं गंगोरी तक, और गंगोरी से फिर आगे जाओ तुम्हारे हिना तक बिहारू की रोड है, ये नेशनल हाईवे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां घर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। मामले को लेकर एसपी सिटी पंकज ग्यारोला ने बताया, यहां बिशन सिंह नेगी के घर में उनके बेटे दिनेश चंद नेगी और उनके परिवार को मामूली चोट आई। दीवारें और खिड़कियां भी टूट गई। एसएसएल और बीडीएस की टीम जांच कर रही है। बिशन सिंह नेगी गाजीवाली में रहते हैं। इनके घर में एक पोर्शन में ब्लास्ट हुआ है। इनके इस घर में इनके सभी पुत्र और परिवार रहते हैं। इनके दिनेश सिंह जो पुत्र है इनका, इसके पोर्शन में एक किचन के साइड से मेन ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी दीवारें वगैरह टूटी हैं और परिजन चोटिल हुए हैं और उनके फफोले वगैरह पड़े हुए जैसे झुलसने के निशान पड़ते हैं। इसमें मौके पे हमारी फॉरेंसिक साइंस की टीम बीडीएस स्क्वाड है, तो हम विस्फोट के कारणों का पता लगाएंगे। सर कितने लोग घायल बता जा रहे हैं इसमें? इसमें 4 लोग अभी प्राइमरी रूप से यही प्रवासी ध्रुव हॉस्पिटल में है। कोई बहुत ज्यादा गंभीर मामला चोट ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरे मकान भी सुरक्षित है, लेकिन जिस पोर्शन में ये ब्लास्ट हुआ पोर्शन की दीवारें टूट गई। सर घर में जो सिलेंडर है वो क्या सुरक्षित है? अभी सिलेंडर जो प्राथमिक जांच में सिलेंडर सही मिला है, लेकिन क्या उसमें गैस लीक हुई है या उसमें जो फ्रिज की कोई गैस लीक हुई है, इन सबको चेक कर रहे हैं। और इसमें गीजर भी लगा हुआ है, वो भी मिला है, उसको भी क्या पता है हमारे साथ क्या घटना हो सकती है। तो ऐसी क्या चीज़ घर में रखी होगी जो इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया ऊपर से नीचे तक? पता ही नहीं लग रहा भाई, ये तो पता लगाने वाले लगाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज मैं स्टोरी नहीं सोच, मेरे साथ घटना हुआ, ये तो आराम से सोता है ना। तो क्या अभी परिवार के लोग घायल हैं? क्या है घायल है? सिलेंडर घर में मौजूद ठीक सही सलामत है? सिलेंडर कोई मामला नहीं है, सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर तो क्या आप यहीं रहते, आसपास ही रहते हैं? जी हाँ। आपको कैसे पता लगा एकदम से आवाज़ आई? आपने क्या सुना एकदम जब? हमने तो घर में तो आवाज़ बंदर बुंदर है, सोचा हमने बंदर बुंदर आ गया, इसलिए नहीं उठे खड़े। चोट कितने को पहुंची? तो उसमें क्या है? वो लड़की है, 17 साल से नीचे है, एक बड़ी बहू है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में खनन माफिया की बेलगाम रफ्तार ने एक और मासूम की जान ले ली।
गांव हिलवा हेड़ी में खनन कर रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 1.5 साल के बच्चे को बेरहमी से कुचल डाला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे के वक्त मासूम घर के बाहर बने रैंप के नीचे उतर रहा था, तभी फोन पर बात करते हुए लापरवाह ड्राइवर ने उसे रौंद दिया। भाई साहब, आपका नाम क्या है, गांव क्या है, क्या मामला है? मैं गांव हलवाड़ी से इरफान बोल रहा। मेरा भतीजा लगे था वो, तो खनन वालों ने इतना बुरा हाल कर रखा, जो पूरे ट्रैक्टर ले जा भर को पुलिस की, उसकी वजह तो पूरा पेलम पेल जा, ना बच्चों को देख रहे ना बड़े को देख रहे। वो छोटा हमारा बच्चा था, उसके पर सीधी टक्कर मार को सफा गए। ये किस समय का मामला और कौन ट्रैक्टर बड़ा था? खनन कहाँ से हो रहा? खनन हलवाड़ी नदी से ही हो रहा, और ट्रैक्टर था खुर्सी चला रहा था। हमारे गाँव का ही ट्रैक्टर हो जो चल रहे इसमें। ये कई बार इस प्रकार यहाँ पहले भी घटना हुई इस प्रकार की। पहले इसकी लड़की को इसके सिर पर को चढ़ा दिया था, वो खरोच लग गई थी, वो तो चल बच गई थी। अब इसका बच्चा मर गया था, एक साल पहले मर गया था एक बच्चा। हाँ इसी प्रकार? हाँ इसी प्रकार। एक साल में 3-4 बच्चे मर लिए? 2-3-4 बच्चे मर लिए एक साल में। तो शासन प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा? कुछ नहीं, शासन प्रशासन ध्यान दे रहा। और जो शासन प्रशासन ध्यान देता तो ये खनन नहीं चलो था, अवैध खनन हो रहा। तो आपने किसी अधिकारी को पहले बोला नहीं यहाँ से? बस अधिकारी को बोलो, जाओ चेता कहो, इन्हें भगाया भुगई दे, फिर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। ये भाग भुग जा ट्रैक्टर ले को। तो अब क्या चाह रहे हैं आप? भाई ये सही कार्रवाई हो इस पर, है नहीं जो आगे के लिए भी दूसरे को इस चीज़ का वो अकल हो आदमी को, है नहीं इनको बच्चे छोटे छोटे। ठीक। गांव में जो आज खनन का एक बताया जा रहा है, ट्रैक्टर ने एक बच्चे पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, तो एक पूरा मामला क्या है? पूरा मामला खनन हो रहा है यहाँ हमारे गाँव के अंदर, और हमारा बच्चा बाहर खेल रहा था, और उसके ऊपर खनन का ट्रैक्टर जो होता, खनन के ट्रैक्टर ने बच्चे को मारा। जान पूछ को बिल्कुल कतई सामने से, बिल्कुल कतई साफ दिख रहा, बिल्कुल कतई। आपने इससे पहले किसी अधिकारी को या पुलिस को बताया कि इस प्रकार का खनन चल रहा? इसके बारे में पहले भी मतलब फ़ोन करे कि क्या नाम है चल रहा मामला। अब ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस क्या कर रही है मतलब अभी। अब कितनी चोट लगी बच्चे का? बच्चा गेल मर गया, बिल्कुल सामने से टक्कर मार रखी बच्चे को। तो बच्चा एक्सपायर हो गया? बच्चा गेल हाथ के हाथ मर गया। तो अब आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? यहाँ से खनन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए जी यहाँ से। ये खनन कहाँ से आ रहा? ये खनन ही नदी में से खुद रहा है, से मतलब कोई नंबर 2 खनन सारा नंबर 2 का जी। तो बच्चे को लेके वो पोस्टमार्टम पर? हाँ पोस्टमार्टम के लिए। आप बच्चे क्या लगते हो? आप बच्चे का मैं क्या नाम, मेरा भतीजा जी। तो पुलिस वगैरह लेगी वो ट्रैक्टर लेके? हाँ जी ट्रैक्टर भी लेगी वो। ठीक है। नाम क्या तुम्हारा? फरमान। गांव कौन सा आपका है? हलवाड़ी। उत्तरकाशी जनपद में पर्यटकों का रुख आमतौर पर हर्षिल वैली या मोरी सांकरी की तरह भी होती है। ऐसे में सौड़ी ब्लॉक के मथौली गांव की महिलाओं ने अपने अतिथि सत्कार और कौशल से गांव को पर्यटकों के लिए नया ठिकाना बना दिया। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में बुरांस का फूल स्थानीय समुदाय के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। राज्य में बुरांस के फूल का व्यावसायिक उपयोग बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं और स्थानीय समुदाय को रोजगार मिल रहा है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।